Good morning student, welcome to CR International online classes. बेटा टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यायपालिका। आज हम न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में न्याय अदालतों की संरचना, कि भारत में अदालतों की संरचना है वो कैसी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है, कि हमारे भारत में 3 डिफरेंट लेवल के ऊपर जो अदालतें हैं वो पाई जाती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, यानी जो सबसे थर्ड लेवल है ये निचली अदालत, इस स्तर के ऊपर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। सबसे ऊपर स्तर के ऊपर सिर्फ एक अदालत होती है जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यानी जिन अदालतों के साथ लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, सबसे ज्यादा उनके साथ उनका वास्ता पड़ता है या काम पड़ता है, उनको अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है और ये निचली अदालत में काउंट होती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है। जो हर राज्य है वो जिलों में बटा होता है। जैसे अपना हरियाणा राज्य है उसमें ये भी जिलों में है, वो बटा हुआ है, ठीक है। और हर जिले एक जिला न्यायाधीश होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश है वो होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यानी जैसे अपना हरियाणा है इसका भी एक उच्च न्यायालय है। हरियाणा और पंजाब का एक जॉइंट उच्च न्यायालय है, दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है और वो कहाँ है, चंडीगढ़ में, ठीक है। न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। अब हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है और वह उस राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। और उच्च न्यायालय से ऊपर है वो सर्वोच्च न्यायालय है वो होता है और वो एक ही है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। यानी सर्वोच्च न्यायालय है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत है और यह नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। यानी देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया उस फैसले को देश की जो बची हुई सारी अदालतें हैं वो उस फैसले को सारी मानती हैं, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सब सर्वोच्च संस्था होती है, सबसे ऊंची अदालत है, इसके बाद कोई अदालत है वो नहीं होती। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि राम मंदिर का जो फैसला था ये काफी टाइम से केस है वो चला आ रहा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसका डिसीजन दे दिया और उस डिसीजन को हर किसी ने माना है और अब राम मंदिर का जो निर्माण है वो होने जा रहा है। क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन था तो बाकी सारी अदालतों ने इस निर्णय को माना और यह देश की सर्वोच्च संस्था है, यह सबसे बड़ी अदालत है और इस अदालत ने इस निर्णय को दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना। यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में की गई। बंबई, मद्रास और कलकत्ता इन तीनों शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना है वो की गई क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। अब दिल्ली में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वो 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। यानी उच्च न्यायालयों की जो स्टार्टिंग है वो कलकत्ता, मद्रास और बंबई से हुई।
ये तीनों है वो प्रेसिडेंसी शहर थे। ये अब बात हो रही है उस टाइम पर जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये तीनों जो शहर है वो प्रेसिडेंसी शहर थे और यहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना है वो की गई। और सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, क्योंकि कलकत्ता है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी था। उसके बाद दिल्ली में उच्च न्यायालय का जो गठन है वो 1966 में, यानी भारत आजाद होने के बाद 1966 में दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन है वो किया गया। और अब हर राज्य का, जैसे देश के हर राज्य के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और अब देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसका मतलब यह है कि अब एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या होती है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है कि ऊपरी अदालत ने जो फैसला दिया है उसको नीचे की सारी अदालतें हैं वो मानती हैं। इसको एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है वो कहा जाता है। अब भारत ने एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। एक एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है, यानी एकीकरण की व्यवस्था को समझने के लिए जो अपील की व्यवस्था है उसको देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह नीचे की अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, कि नीचे की अदालत ने सही फैसला है वो नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि नीचे की अदालत में जो फैसला है वो ठीक नहीं आया है, वो सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में फैसला है वो कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट है वो लास्ट होती है, उसके बाद कहीं कोई अपील है वो नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ अदालतों को, यानी जो निचले स्तर की जो अदालतें हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जो अधीनस्थ जो अदालतें हैं उनको काफी नामों से जाना जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय या अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। यानी जो निचले की अदालत है इनको अलग अलग नामों से है वो बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। अब विधि व्यवस्था की जो विभिन्न शाखाएं हैं उसमें फर्स्ट है आपका फौजदारी कानून, यानी ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। यानी फौजदारी में ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जो कानून की दृष्टि में अपराध होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, दहेज, मर्डर। ये कानून की दृष्टि में ये सभी अपराध हैं। इनके लिए पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मुकदमे की जांच करती है। अगर जांच में कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है, जांच की जाती है और जांच के बाद पुलिस वो केस को अदालत में फाइल करती है और अदालत में केस फाइल होने के बाद यह व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसे जेल या जुर्माना है वो लग सकता है। उसके बाद आता है आपका दीवानी कानून। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों से, यानी व्यक्ति विशेष के कोई जो अधिकार है उनकी व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे या उसके अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा है से होता है। यानी दीवानी कानून है वो व्यक्ति विशेष के अधिकारों की अवहेलना करने हैं या उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जैसे जमीन की बिक्री, किराया, दहेज। इस प्रकार के मामले हैं वो दीवानी कानून में आते हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अब जो प्रभावित पक्ष है यानी जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से अदालत में एक याचिका है वो दायर की जाती है। अगर मामला किराए से रिलेटेड है, यानी मकान किराए से रिलेटेड है, यानी जो किराएदार रह रहा है वो किराया अदा नहीं कर रहा है, तो यह याचिका मकान मालिक है वो दायर कर सकता है। मकान मालिक है वो एक याचिका है वो एप्लीकेशन है वो दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। अब मकान मालिक ने यह याचिका लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी कि किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा है,
तो अदालत उसमें राहत का कार्य कर सकती है कि वो किराएदार को कुछ टाइम दे सकती है, भाई 2 महीने का, 6 मंथ का या 3 मंथ का, भाई इतने टाइम में आप अपना जो किराया है वो पे कीजिए और मकान को खाली कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि किराएदार है वो मकान खाली नहीं करता, मकान मालिक है वो बार बार उससे किराए के लिए बोलता है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी ना तो वो किराया पे करता है और ना ही वो मकान को खाली करता है। तो ऐसे में वो दीवानी कानून के तहत जो मकान मालिक है वो एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है और मकान उस एप्लीकेशन दायर करने के बाद जो कोर्ट है वो ये आदेश देती है, दोनों को राहत का पक्ष, भाई किसी को ज्यादा नुकसान ना हो या किसी को ज्यादा भाई परेशानी ना हो, इसलिए वो कहती है कि मकान मालिक से उसने कहते हैं कि भाई आप 2 मंथ में या 3 मंथ में या 6 मंथ में इसके जितने भी पैसे हैं आप उनको पे कीजिए और इसके मकान को खाली कीजिए। तो इस तरीके के जो कानून होते हैं वो दीवानी कानून होते हैं। इसके विपरीत जो फौजदारी कानून है वो ये कानून होते हैं कि इनमें दहेज, डकैती, लूटपाट यानी कानून की दृष्टि में जो अपराध होते हैं या क्रियाएं होती हैं वो फौजदारी कानून में आते हैं। इनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस है वो मामले की जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद वो मुकदमा न्यायालय में दायर करती है और न्यायालय में यदि व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है या उसे जेल भी हो सकती है।